पग पग पोखर, माच मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस नगर मिथिला थीक। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मखाने की। अगर हम मखाने की बात करें तो बिहार के इस उत्तरी हिस्से, जिसे मिथिलांचल के तौर पर भी जाना जाता है, वहां इसकी पहचान मखाने से भी है और देश के कुल मखाने उत्पादन का 80% इसी मिथिलांचल क्षेत्र से होता है। अब चूंकि मखाने के उत्पादन को लेकर इस क्षेत्र को सम्मान मिला है, तो आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे किसानों से किस तरह वो मखाने का उत्पादन करते हैं और मखाने के उत्पादन को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ उद्यमी किस तरह से मखाने की पैकेजिंग कर कर इसे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मिथिलांचल की पहचान यहाँ के गांव और शहरों में स्थित पोखरों और तालाबों से है। इन्हीं पोखरों की वजह से इस क्षेत्र में मखाना की पैदावार होती है। मिथिला मखाना स्थानीय रूप से मिथिला में मखान के रूप में जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम यूरिले फेरोक्स सैलिस्प है। एक्वाटिक फॉक्स नट की इस विशेष किस्म की खेती बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। फॉक्स नट्स प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। मैथिल ब्राह्मण समुदाय कोजागरा पूजा उत्सव के दौरान मखाने का बड़े पैमाने पर उपयोग और वितरण करता है। बिहार में मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र, राज्य सरकार और सामाजिक संगठन के प्रयासों के बाद मिथिलांचल मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है, जिसके तहत मिथिलांचल मखाने को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से नवाजा गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाने के साथ बिहार और मिथिलांचल का नाम प्रमुखता से जुड़ गया है। इसके बाद किसानों को मखाने के बेहतर दाम मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जीआई टैग मिलने के बाद मखाने का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 10 गुना तक बढ़ सकता है। जिस मखाने से मिथिला को पहचाना जाता है, उस मखाने को अब देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इस बाबत बात करने के लिए मेरे साथ इस समय महेश मुखिया जी मौजूद हैं। महेश जी, आप और आपके कई किसान साथी मिलकर धनुआ झील में मखाने की खेती कर रहे हैं। आप लोग कितने किसान हो? अभी यहाँ पर 40 किसान है। इस तालाब में 40 किसान है। इस 72 एकड़ के तालाब में आप लोग मखाना खेती कर रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि साल भर में कितना उत्पादन हो जाता है आपको यहाँ से? इस तालाब का एवरेजिंग है कि 400 कुंटल मखाना इसमें होता है और 400 कुंटल मखाना का राउंड फिगर में हम अगर दाम निकालते हैं तो इसका लगभग 50 से 60 लाख रुपया इसका कीमत होता है गुरी का जी। और मान इसमें खर्चा जो है तो लगभग सर 50% खर्चा हो जाता है कि जब हम लोग मान ली रुपाई करते हैं उसमें बहुत काफ़ी लेबर लगता है कि जंगल हटाना है, पौधा को लगाना है, फिर जंगल हो गया उसको साफ़ करना है, उसके पानी का जरूरत होता है तो पानी डालते हैं। इस बार भी पानी डाल रहे थे तो बारिश हो गया इसलिए अभी बंद है मोटर सब। उसके बाद फिर जब इसको तालाब से हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें भी वो ज़्यादा पैसा खर्चा लेबर कॉस्ट में हो जाता है। तो 50% आंकड़ा है कि इसमें खर्चा हो जाता है और राउंड फिगर मानते हैं कि कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो, लेकिन 50% बचत होता है। असल में जीआई टैग को लेकर बिहार सरकार और राज्य के सामाजिक संगठन बीते कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे। राज्य सरकार मखाने को बिहार मखाना का नाम देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिथिलांचल में विरोध होने पर सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और आखिरकार मिथिला मखाने को ये टैग मिल गया है। देश में मखाने के कुल उत्पादन का 90% बिहार और खासकर उत्तर बिहार के मिथिलांचल में होता है। एक निगाह में देखें तो देश में लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती होती है, जिसमें 80 से 90% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। इसके उत्पादन में 70% हिस्सा मिथिलांचल का है। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 1,20,000 टन बीज मखाने का उत्पादन होता है, जिससे 40,000 टन मखाने का लावा प्राप्त होता है। बिहार के मिथिलांचल में बड़े स्तर पर इसकी खेती होती है। मिथिलांचल में मधुबनी,
दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार जिले शामिल हैं। मखाने को जीआई टैग मिलने के बाद इससे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ अर्जित करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि जीआई टैग मिलने के बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में भी मांग बढ़ेगी। असल में 2002 में दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। दरभंगा में स्थित यह अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। मौजूदा समय में मिथिला मखाने का हर साल 1000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें विदेशों से होने वाली आय प्रमुख है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जीआई टैग मिलने के बाद कारोबार में 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके बाद मखाने का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मिथिला में 90% मखाना का उपज मिथिला में होता है और 9.5 लाख हेक्टेयर पानी वाला यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें मखाना का खेती हम करते हैं 90% और 10% अन्य राज्यों में इसकी खेती होती है। और यहाँ से जब मखान किसान यहाँ का खेती करके जो प्रधानमंत्री का सपना है किसान की आय दुगुनी हो, हम तो कहते हैं जो मखान का खेती करने वाला का आय 5 गुनी हो जाएगा। क्योंकि जब हम 10 जिला 12 जिला में खेती करेंगे और पूरे देश में हम एक व्यंजन के रूप में सबके थाली में देंगे मखाना और 25 देश का जो मांग हुआ है तो इसका रेट भी अधिक होगा और यहाँ के किसान का आय कई गुनी अधिक मिलने वाला है। भारत में मखाने के लिए इकलौता रिसर्च सेंटर बिहार के दरभंगा शहर में ही है। यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक और हेड डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने संसद टीवी से बातचीत में इसकी खेती के बारे में विस्तार से बताया। मखाना उत्पादन की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य उसमें सबसे आगे है और बिहार में भी जो मिथिलांचल है, खासतौर से उत्तर बिहार का जो हिस्सा है वो तकरीबन 80% मखाने का उत्पादन करता है। और ये मखाने का उत्पादन जो है वो 6 चरणों में होता है। बीज डालना, फिर उसका बीज अंकुरित होता है, फिर पौधा निकलता है, पौधे को ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसके बाद फूल और फल निकलता है, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो मेरे दोनों तरफ देख रहे होंगे कि एक तरफ फील्ड में मखाना है और दूसरे फील्ड में जो हम फील्ड जिस तरह से तैयार करते हैं उसके लिए आप हमारे बाएं हाथ में देख रहे होंगे कि पानी भरा हुआ है। इसका मतलब है कि मखाना की खेती के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा मिट्टी उपजाऊ होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मखाना के लिए दोमट मिट्टी से लेकर दोमट से लेकर ऊपर तक का जो आपका चिकनी मिट्टी है उस तरह का अगर खेत हो, जिस तरह के हम जिसमें धान भी प्रमुखता से करते हैं, तो उस तरह का खेत मखाना के लिए उपयुक्त है। क्योंकि जब तक मिट्टी में चिकनाई ज़्यादा नहीं होगा, उसमें कड़ापन होगा, तो उस मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और यदि पानी रहेगा तो फिर किसान भाई को पानी पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो बीज डालने से लेकर और फिर दूसरा आगे इसका बीज निकालने तक में आप हमेशा 1.5 फीट पानी रहनी चाहिए उस मुख्य खेत में। हम बीज को डालते हैं तो बीज को सबसे पहले मखाना का बीज जो हमारे पास है वो जो हमारे केंद्र पर से विकसित है उसका नाम है स्वर्ण वैदेही। उस स्वर्ण वैदेही बीज को हम क्या करते हैं, थीरम नाम का एक बीज में लगाने वाला रसायन है, उसे 2 ग्राम प्रति केजी के दर से पाउडर को उसमें हम बीज में लपेट देते हैं और रात में रख देते हैं रात भर के लिए उस बीज को। और उस बीज को फिर दूसरे दिन हम यहाँ पर इस तरह से जो पानी आप देख रहे हैं भरा हुआ, मात्र इसमें 1.5 फीट पानी है और इस पानी में हम इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, बीज को छिड़क देते हैं। लेकिन बीज को छिड़कने के लिए दर अलग है। अब नर्सरी है तो जो हमारे तरफ दाहिने साइड में आप देख रहे हैं ये जो खेत है ये नर्सरी है। और अगर हम उत्तर बिहार के क्षेत्र में कहें तो ये 3 कट्ठे का एक ज़मीन है। इस 3 कट्ठे के खेत में हम यानी कि 500 स्क्वायर मीटर का है ये, और इस 3 कट्ठे के खेत से हम इतना पौधे कर लेते हैं तैयार, जिससे कि आपको 1 हेक्टेयर के खेत में इसके लिए काफ़ी है, जिसमें कि आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, आगे पौधे को लगा सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं स्टेज इसका, ये नर्सरी स्टेज है, यानी कि एक रोटी के आकार का जब पत्ता बड़ा हो जाता है तो वो सही स्टेज है। चूँकि बाद में पत्ते में कांटे ज़्यादा आ जाते हैं और कांटा से ही भरा हुआ पौधा रहता है, इसलिए उस समय इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर अभी कांटे मुलायम हैं और कम हैं, इसको आप लेकर के यहाँ से निकाल के हमारे जो जितने भी श्रमिक हैं, किसान भाई हैं, वो सभी इसको मुख्य खेत में ले जाने का ये समय आ गया है। तो पौधे को वहाँ जा कर के हम उसमें
ट्रांसप्लांट कर देंगे, जैसे धान में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसको ले जा करके हम मुख्य खेत में इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए तरीका है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.25 मीटर और कतार से कतार की भी दूरी हम 1.25 मीटर रखते हैं, जिससे कि पौधे को फैलने में भी एक जगह मिलती है, पर्याप्त जगह, और उसमें फल ज़्यादा आते हैं। ये सभी हमारे अभी मखाना ट्रांसप्लांट किए गए हैं, इसमें आपको स्थापित किया गया, लगाया गया है, रोपा गया है। तो ये आपका मुख्य है, और इसमें जो पानी का लेवल देख रहे हैं मात्र 1.5 फीट पानी है इसमें। इस 1.5 फीट पानी में इसका अगर हम बात करें तो इससे जो यील्ड आएगा मेरा, अगर एक मखाना का बढ़िया हम पैदावार बताएं तो आपको उससे 1.5 केजी तक बीज मखाना का बीज मिल जाएगा। और अगर इसको हम क्विंटल पर हेक्टेयर में बताएं, प्रति हेक्टेयर के दर से, तो ये जो मेरे खेत में देख रहे हैं ये 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका पैदावार क्षमता है। उत्पादकता की बात करें तो ये तालाब के मुकाबले खेतों में ज्यादा है। तालाब में प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल मखाने की पैदावार होती है, जबकि खेतों में ये 30 से 35 क्विंटल तक होता है। लेकिन दोनों में चुनौतियां भी अलग तरह की हैं। तालाब में मखाना काफी नीचे दबा होता है, तो निकालने में 2/3 बीज उसी के भीतर रह जाते हैं। ऐसे में अलग सीजन में बीज का खर्चा बच जाता है। खेतों में कम पानी में मखाना उगाने में घास की समस्या बहुत होती है। तालाब में उस समस्या से बहुत हद तक किसानों को निजात मिल जाती है। डॉक्टर साहब, हमें यह बताइए, अभी तक आपने बताया जो सीड है वो डाला, अंकुरित हुआ, उसके बाद छोटा सा पौधा निकला जिसे आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है क्या प्रोसीजर है, कैसे मखाना निकलता है? यहाँ पर मैं सूरज जी आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े पत्ते हो गए, आधे मीटर के पास ही पत्ते हो गए, और इस पत्ते पर कहीं भी आप ऐसे छू नहीं सकते, क्योंकि सभी जगह हुक जैसा कांटे हैं। तो ये जो कांटे हैं, लेकिन यहाँ पर देखे होंगे आप कि पत्ते को फाड़ के नीचे से गिर जाए, ये पत्ते को फाड़ करके ये फूल देखिए 2-2 निकला हुआ है, और बिल्कुल पर्पल कलर का ये जो फूल है। तो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में आप देखेंगे कि अंदर में ये एक सेल्फ पोलिनेटर प्लांट है, मतलब कि इसमें परागन अंदर अपने ही होता है, बाहर से कोई मक्खी ला करके पोलन को नहीं लाता है, जहाँ की क्रॉस नहीं होता इसमें। मैं यहाँ बताऊं कि अभी आप 2 फल देख रहे हैं, 2 फूल देख रहे हैं, इसमें बीज बनेगा, ये फल बनेगा, फिर बीज भारी होगा, बड़ा होगा, नीचे चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा। एक साथ पूरी फ्लावरिंग नहीं होती, यानी कि एक प्लांट में, एक पौधे से आपका 8 से लेके 15 फ्रूट बनते हैं, 15-20 तक भी जा सकता है, फल बनते हैं। और उस फल में आपका जो 15 फल बने, उस फल में फल की साइज अलग अलग होती है, लेकिन अगर औसतन बात करें तो एक फल में 50 बीज होता है। और अगर बहुत बड़ा फल है, जैसे हमने कहा कि 400 ग्राम का भी फल होता है, तो वो अगर हम 300 ग्राम का है तो उसको अगर निकालेंगे आप तो 400 बीज भी होता है, लेकिन सामान्यतः 50 बीज हो तो अच्छा पैदावार माना जाता है। एक पौधे से अधिक 1.5 किलोग्राम तक का बीज हम प्राप्त करते हैं, और इस तरह से अगर एक फल में इतने बीज, हमारे 50 बीज कम से कम बनते हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम जो पैदावार होगा वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। मखाने का सीजन फरवरी से जुलाई तक माना जाता है, लेकिन नवंबर के महीने में नर्सरी बनाकर बीज का छिड़काव कर दिया जाता है। 1 हेक्टेयर में अगर खेती करनी है तो 20 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। फिर नर्सरी में पौधा फरवरी के दूसरे सप्ताह में तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे जल जमाव वाले खेत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। खेतों में जुलाई तक ये पूरा तैयार हो जाता है। जुलाई के बाद इसकी फसल कटाई का सीजन होता है। पहले फल बनता है। एक फल में औसतन 50 से 60 बीज हो सकते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है। आमतौर पर मछुआरे ही इसकी फसल कटाई का काम करते हैं, लेकिन इसकी खेती में कई दिक्कतें भी हैं। डॉक्टर इंदु शेखर सिंह से जानते हैं कि इसका जो मखाना है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार के मिथिलांचल वाले क्षेत्र में ही क्यों होता है, बल्कि अगर हम तालाब, पोखर और नदियों की बात करें तो भारत के अन्य हिस्से भी हैं, लेकिन वहाँ ये उत्पादन इतना नहीं हो रहा। उत्तर बिहार में इसलिए ज़्यादा है कि जो मखाना की खेती शुरू से, ये जो हिमालय के नीचे तराई वाला क्षेत्र है, आपका मधुबनी हो गया, बिहार, ये आपका दरभंगा हो गया। दरभंगा को अभी ODOP में मखाना के लिए जाना जाता है। पहले से दरभंगा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, चूँकि दरभंगा और मधुबनी में तालाब में मुख्यतः ये खेती होता है, और पूर्णिया कटिहार में जो नीचे की ज़मीन है वहाँ पर इसकी ज़्यादा खेती होती है। तो अगर दरभंगा की हम मधुबनी के जैसे पूरे उत्तर बिहार की बोले आप बात, इसलिए होता है कि ये तराई में है और यहाँ पहले से नेचुरल प्राकृतिक तालाब बहुत ज़्यादा है। तो तालाब में
और इसकी जो सीड आई यहाँ पर बह करके चाइना की तरफ से लोग माना जाता है कि उधर से आया पहले, तो यहाँ पर ये पौधा पनपना शुरू हुआ। इवन मणिपुर के लेक में भी लोकटक जो झील है वहाँ पर भी देखेंगे कि मखाना होता है, तो वहाँ पर भी है। कुछ उड़ीसा के पार्ट में है, आपका मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर भी मखाना आपका अच्छा होता है, एक एवरेज औसतन कहें तो ये सब कुछ पार्ट है जहाँ। लेकिन मखाना की खेती पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है, बशर्ते कि जहाँ की ज़मीन अम्लीय ना हो, माने कि उसका पीएच अगर हम साइंटिफिक भाषा में कहें तो 6 से नीचे पीएच में पैदावार नहीं होगा अच्छा, इसलिए वो सूटेबल नहीं है। और दूसरा बहुत ज़्यादा लवणीय नहीं होना चाहिए। जगह अगर लवण और क्षार ज़्यादा है तो फिर ये इसकी खेती अच्छी नहीं होगी। मखाने की खेती में आज भी लोगों की मेहनत ज्यादा लगती है और मशीन की कम। मखाने की खेती में बांस लकड़ी से बने उपकरणों का प्रयोग होता है, जिन्हें गांज, करा, खैंची, चलनी, अफरा और थापी कहा जाता है। इन सब कामों के लिए आधुनिक उपकरणों की गैर मौजूदगी ही मखाना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। मेरे हाथ में मखाना का जो ये बीज देख रहे हैं काले काले, ये एक साथ खेत से निकाला हुआ बीज है। जब तालाब से ये निकाला जाता है ये बीज, तो इसको सबसे पहले हम साफ़ करने के बाद इसको धूप में सुखाते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि हमारे साथ में ये 7-8 चलनी है यहाँ पे, ये सभी अलग अलग। सबसे बड़ा साइज़ का चलनी यहाँ पर है, ये देख रहे हैं जो, ये सबसे बड़ी साइज़ का चलनी है। मखाना छोटा हो या बड़ा हो, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी सब कुछ सेम होता है सब में। बस यही है कि उसका कीमत, जो मखाने की कीमत है, जो लावा है, जो मार्केट में बिकता है, उसका कीमत इस बात पे वेरी करता है, चेंज होता है कि जितना बड़ा लावा होगा उतना ज़्यादा उसका कीमत होगा। और यही सीड को हम डिफरेंट चलनी में डाल करके सबको अलग कर लेते हैं। और सभी सीड जब अलग हो गया, वो जो धूप में सूखा हुआ सीड है, उसको फिर हर साइज़ के सीड को अलग अलग फिर भूना जाता है। जो किसान भाई करते हैं उनके पास देखते होंगे कि भूनने के लिए 4-5 चूल्हा रहता है, और 4 पे 5 पे सब बैठे रहेंगे, एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। तो एक चूल्हे में जो उनका जो रहता है, लोहे का कड़ाही रहता है, उस लोहे के बर्तन में उसमें करीब करीब आपको 250 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक का भी बीज को भूनने के समय रखते हैं। ये सीड का जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला परत, ये बहुत हार्ड होता है। तो एक साथ ये इतना ज़्यादा गर्म एक ही चूल्हा पर क्यों नहीं करते, एक साथ इसका ज़्यादा उतना जब गर्मी देंगे तो उस तरह से ये प्रॉपर इसकी सीजनिंग नहीं होगी, प्रॉपर इसका जो हम टेम्परेचर देना चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होता वो। और इसलिए उसको अलग अलग में थोड़ा देर तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अब भूनने का प्रोसेस कब समझते हैं कि वो पूरा हो गया, तो जब वो भूनते भूनते एक दूसरे को चौथे चूल्हे तक जाता है, तो चौथे चूल्हे वाले क्या करते हैं कि उसमें चट की आवाज़ आती है गर्म करते करते ये। तो जब ये 4 तक में भूनते हैं तो सबसे लास्ट में जो बैठा रहता है वो इसको फोड़ के देखता है। फोड़ के देखने पर अगर इसके अंदर का स्टार्च थोड़ा फूलने लगा है, मतलब उसमें जिलेटनेस होने लगा है, वो थोड़ा लचीला होने, रबड़ की तरह खींच रहा है अंदर का स्टार्च, फोड़ के देखते हैं उसको, तो इसका मतलब है कि ये भुनाई उसकी पूरी हो गई है, रोस्टिंग। तो इस रोस्टिंग करने के बाद उसको 48 घंटा के लिए छाँव में, रूम में, उसको बकेट में, लकड़ी के बकेट में रख देते हैं। वो जो 48 घंटे के लिए रखा हुआ था ये सीड, उसी सीड को वहाँ ला करके फिर डालेंगे, और 3 को उसी तरह से 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड चूल्हे में टेम्परेचर रहता है उस समय, तो उसको वो गर्म करेंगे। एक वहाँ पर लेंगे कितना, 200 ग्राम तक के सीड बहुत है, जो भुना हुआ सीड था उसको 200 ग्राम तक बहुत है, 250 ग्राम, तो उसको लेकर के वो तीसरे को देते हैं। तीसरा कब समझता है कि नाउ ये स्ट्राइकिंग के लिए तैयार है, लावा बनाने के लिए, कि जब उसको चट से आवाज़ आती है कि फटने को तैयार है, तो समझता है कि नहीं ये रेडी है। और अब वो जो चौथा व्यक्ति लकड़ी का एक पैड एक रहता है, दस्ता, और लकड़ी का ही मारने वाला रहता है, हीटिंग करने के लिए लकड़ी का ही बना रहता है चौड़ा सा, उसको हाथ में लिए रहते हैं, जिसको हथौड़ा के रूप में बोलते हैं, लेकिन चौड़ा रहता है वो। तो वो जस्ट घोंघे का जो कवर होता है स्नेल का, उससे उठा करके जो लास्ट में बैठे रहते हैं वो उसके हाथ में देते हैं, बाएं हाथ में 4-5 सीट जितना आया उससे, और उसको लेके तुरंत वो रखेंगे उस लकड़ी के दस्ते पे, और वो मारेंगे, तब जा करके लावा बाहर आएगा। चूंकि मखाने के बीज अलग अलग साइज के होते हैं, तो पहले उन्हें साइज के हिसाब से छांटा जाता है। छलनी से लगभग 15 साइजों में इसे छांटा जाता है, जिसे ग्रेडिंग कहते हैं। हर ग्रेड के मखाने का उसके बाद रोस्टिंग और पॉपिंग किया जाता है, जिसे
आम भाषा में लावा भुनाई भी कहा जाता है। मखाना न केवल बिहार के मिथिलांचल के लोगों की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि एक फायदेमंद कृषि का उत्पादन भी है। जिस तरह से हमने देखा है 6 चरणों में मखाने की खेती की जाती है, और जैसा हमें विशेषज्ञों ने बताया कि एक फूल से काफ़ी दाने निकलते हैं, तकरीबन 50 के आसपास दाने निकलते हैं, और विशेषज्ञों का ये मानना है कि 1 हेक्टेयर में 4 लाख तक का मुनाफा किसान इस मखाने की खेती से करते हैं। तो बल्कि हम ये कह सकते हैं बिहार में न केवल ये सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि एक फ़ायदेमंद जो है कृषि का उत्पादन है किसानों के लिए, जो व्यापारी इसको प्रोसेसिंग करके भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग हिस्सों में बेचते हैं। हमने दरभंगा में युवा उद्यमी भुवन सरावगी द्वारा स्थापित मखाना प्रोसेसिंग प्लांट मखायो फूड प्राइवेट लिमिटेड का मुआयना किया। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से मखाने की प्रोसेसिंग कर उसकी अलग अलग व्यंजनों के रूप में पैकेजिंग हो रही है। यहाँ के उत्पाद देश के तमाम हिस्सों में भेजे जा रहे हैं। मिथिला मखाना स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। सर, हमारा एंड टू एंड प्रोसेस का काम है मखाने में। तो हम लोग किसानों से बीज खरीदते हैं और बीज खरीद के उससे मखाना बनाते हैं। उस मखाने को आप प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो मार्केटेबल फॉर्म में आ जाए, और प्लस उसके साथ उसका पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे उससे फ्लेवर्ड मखाना बनाते हैं, मखाना पाउडर बनाते हैं। तो हम लोग एंड टू एंड सारा काम करते हैं मखाने को लेकर। तो उसमें मखाना में जो कच्चा बीज आता है वो भी अलग अलग वैरायटीज़ का आता है। किसानों मतलब पूरे बिहार के किसान अलग अलग जगहों के वो लोग हम लोग को देते हैं। तो फिर उससे हम लोग नॉर्मल मखाना जो लावा जिसको बोलते हैं वो बनता है। फिर उसके इसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है पूरा, सबसे पहले मखाना आके क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद उसका ग्रेडिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है, हैंड पिकिंग होता है। उसके बाद क्योंकि मखाना में कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो उसमें हम लोग उसके एक हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे वो कीड़े लगने का चांस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो एक तो ये काम हम लोग करते हैं। उसके बाद फिर उससे फ्लेवर्ड मखाना हम लोग बनाते हैं। तो मखाना को रोस्ट करते हैं, फिर उस पर कोटिंग करते हैं, फिर उसको पैकेजिंग करते हैं अलग अलग साइज़ में, फिर उसको सब जगह बेचते हैं। कि अभी हम देख रहे हैं द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो एक हेल्दी रिजीम की तरफ जा रही है। हाँ, लोग फ्राइड स्नैक्स और जो मतलब बोलते हैं ना गिल्ट फ्री स्नैकिंग का कल्चर आ रहा है, तो उसमें हम लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग का जो टैगलाइन है, हम लोग अपने पैकेट्स में भी लिखते हैं हैप्पी हेल्दी स्नैकिंग। तो हम लोग युवाओं को उजागर करते हैं, आप स्नैकिंग तो आप करेंगे ही, आप हेल्दी स्नैक करिए ताकि वो स्नैकिंग आपको नुकसान नहीं करे। तो उसमें हम लोग 2-3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे कुछ तो हम लोग फ्लेवर्ड मखाना बनाते हैं, उसके हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेरी मखाना। ये छोटे साइज़ का प्लेन रोस्टेड मखाना होता है। इसमें कोई तेल, नमक, घी, चीनी कुछ नहीं होता है। तो कोई भी डायबिटिक, कोई भी हार्ट पेशेंट जिसको मंचिंग करना है, मंचिंग के लिए स्नैक चाहिए एकदम 100% गिल्ट फ्री, तो उसके लिए चेरी मखाना हमने एक सोल्यूशन दिया है। उसके बाद फ्लेवर्ड मखाना है। फ्लेवर्ड मखाना में हम लोग कोशिश करते हैं ऑयल का प्रपोर्शन कम से कम हो, और जो हम लोग उसमें जो मसाला डालते हैं वो मतलब एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें कुछ वैसा नहीं होता है कि आर्टिफिशियल और जो ह्यूमन हेल्थ को हार्म करे। कहा जाता है मिथिला की पहचान यहाँ के पोखरों यानी तालाबों से है, मखान से है, पान से है और मछली के निशान से है। ये मखाना मिथिला की पहचान है और मिथिला इससे जाना जाता है। पूरी दुनिया में मखाने का 80% उत्पादन इसी मिथिला में दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में होता है। अब जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसे एक पहचान मिली है, यहाँ के कुछ युवाओं ने बीड़ा उठाया है मखाने को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की। मिथिलांचल के मखाना उत्पादकों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से जितने जागरूक उपभोक्ता होंगे वो मिथिलांचल का मखाना ही खरीदना पसंद करेंगे। उनके ब्रांड की नकल कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इससे उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। पूर्व में ऐसा जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, मैसूर के सिल्क, कुल्लू की शॉल, लखनऊ की जरदोजी जैसी कई चीजों को मिल चुका है। भारत से जिन देशों में मखाना निर्यात किया जाता है वहां भी मिथिलांचल के मखाने की मांग बढ़ेगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो जो टीवी पे आके मखाना के बारे में चर्चा करते हैं, उससे काफ़ी बड़ा मार्केट पिछले 2 सालों में डेवलप हुआ है मखाने का। बहुत अच्छा खासा डिमांड उससे क्रिएट हुआ है। प्लस जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो लोग हम लोग को काम एक तरीके से टेक्निकल नो हाउ, हाँ, वो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं और जगह जगह पे हम लोग को गाइड करते हैं।
उसके बाद कुछ मार्केटिंग में हम लोग को हेल्प चाहिए होता है, तो वो लोग जैसे कोई स्पेस मेरे को चाहिए, कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे अच्छा खासा मैं देखता हूँ क्राउड का इन्फ्लक्स है, तो वहाँ पे वो लोग स्पेस देने में हम लोग को मतलब स्पेस देने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद जैसे रेलवे भी काम चल रहा है जिसमें जो ट्रांजिट पॉइंट्स है दरभंगा के, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, हाँ उसके बाद जो मेन मार्केट एरिया, जो मेन मार्केट यार्ड है, वहाँ पे भी हम लोग के लिए मखाना के लिए स्पेशली एक प्रोजेक्ट, एक एरिया डेवलप करने का अभी बात चल रहा है। सर हम लोग का काम करने का पीछे का मेन मोटिवेशन ही ये था कि हम लोग मिथिलांचल के कोई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और उससे मिथिलांचल का नाम हो। हम लोग का कोई भी पैकेजिंग डिज़ाइन होता है मखायो ब्रांड का, हाँ उसमें सब जगह हम लोग मिथिला पेंटिंग एक पीछे एक बैकड्रॉप में डालते हैं ताकि वो एक हिंट आए और वो उससे पैकेट को काफ़ी सुंदर भी लगता है। उसके अलावा हम लोग अपने पैकेज पे मेंशन करते हैं, जैसे सब कोई प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, प्रोडक्ट ऑफ ये, प्रोडक्ट ऑफ वो, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मिथिलांचल लिखते हैं और बहुत प्राउडली लिखते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल जैसे केवल मखाने को ही नहीं बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें में हम लोग के पाइपलाइन में हैं। अब जैसे हम लोग लेस कुरकुरे खाते हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि लेस कुरकुरे को बच्चों से एलिमिनेट करके, बच्चे क्या बड़ों से भी, जैसे हम लोग कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे पहले ये विचार आता है स्नैक्स खरीद लेते हैं। स्नैक्स में हम लोग क्या खरीदते हैं? लेस खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं। हम लोग का ये सोच है कि इसका फ्लेवर मखाना बना करके हम लोग इस लेस कुरकुरे को एलिमिनेट करके हम लोग मखाने को ही खाएं, क्योंकि ये एक सुपर फूड है। उत्पादकों को भरोसा है कि जीआई टैग मिलने के बाद मखाने को भी एमएसपी वाले कृषि उत्पादों की सूची में शामिल किया जा सकेगा और मखाना किसानों को इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है। आज की तारीख में मखाने के बड़े लावा की कीमत 600 से 800 रुपए प्रति किलो है। छोटे लावे की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो है। हालांकि न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की एक समान ही होती है। जीआई टैग के बाद दूसरे राज्यों में किसान इसे उगाने के लिए आगे आएंगे। जब भी मखाना हम खाते हैं या हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं उस मखाने का कैसे उसका उत्पादन होता है। मखाना उत्पादन या कहें मखाने की जो खेती है उसके दो तरीके हैं। एक परंपरागत खेती होती है, जो इस तरह के तालाब, जो परंपरागत तालाब या पोखर होते हैं उसके अंदर मखाने का उत्पादन होता है और जो बीज रह जाता है वो दोबारा अगले साल अपने पौधे को जन्म देता है। और एक तरीका होता है जिसमें बीज डाला जाता है, वो खेती की शक्ल में होता है। अब अगर हम बात करें कि मखाना किस तरह से उत्पादित होता है तो नवंबर दिसंबर के आसपास बीज डाला जाता है, उसके बाद उसमें पौधा निकलता है और उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद जिस तरह अभी हम इस शक्ल में देख रहे हैं, लगभग इसकी शक्ल होती है, क्योंकि इसमें फूल निकलना शुरू होता है और जो मखाने का फल है वो निकलना शुरू होता है। जब 1 या 1.5 महीने बाद वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद किसान इसमें जाते हैं और उसे निकालते हैं, उसके लावा को। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और वो मखाने की शक्ल में हमें दिखाई देता है, जो परंपरागत तौर पे भी बाज़ारों में दिखता है। और अब जब मखाने को एक लोकप्रियता मिल रही है, ऐसे में वो ख़ासतौर से पैकेजिंग की जाती है परंपरागत तरीके से हो, चाहे उसमें रोस्टेड मखाने हो या फिर आजकल फ्लेवर्ड मखाने आए हैं लोकप्रियता के लिहाज से। तो इस तरह के विविध आयाम हम देख रहे हैं मखाने को लेकर, और ऐसा लगता है कि मखाना अब एक लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचेगा और बिहार और ख़ासतौर से मिथिलांचल की ये पहचान कहीं ना कहीं पूरे भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा।